आशा करते हैं आप सभी का प्लेट एग्जाम बहुत अच्छा गया हो। हमारा हमेशा यही फोकस रहेगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सीखें और ऊंचे से ऊंची ऊंचाइयों को छुएं। सो वेलकम लवर्स, वेलकम टू फिजिक्स लवर अमन कुमार यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा 2022-23 के प्लेट एग्जाम के मैथमेटिक्स क्वेश्चन। मैं डिस्कस करने वाला हूँ 9th और 10th मीन्स हमारा जो फेज 2 का एग्जामिनेशन था, मीन्स जो हमारे सामने सीनियर डिवीजन का था। हमारे सामने 3 डिवीजन थे यहाँ पर, जूनियर डिवीजन, सीनियर डिवीजन और सुपर सीनियर डिवीजन। जूनियर डिवीजन में हमारे सामने कौन कौन से थे? 7th 8th। सीनियर डिवीजन में थे 9th 10th और सुपर सीनियर में थे हमारे सामने 11th और 12th। मैं डिस्कस करूंगा क्लास 9th 10th में जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आए हैं। जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आए हैं हम उन सबको डिस्कस करेंगे। पिछले साल के कंपैरिजन में, अभी मैंने कुछ देर पहले आपका पेपर देखा, पिछले साल जो आपके क्वेश्चंस आए थे उसके कंपैरिजन में इस साल के जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़ा इजी है ना। लेवल जो है पिछले साल का लेवल यदि यहाँ पे था तो इस साल का थोड़ा जो क्वेश्चन का लेवल है वो थोड़ा नीचे है। हाँ, लेकिन क्वेश्चन काफी अच्छे हैं, इंटरेस्टिंग है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या दिया हुआ था? पहले क्वेश्चन में आपको दिया हुआ था कि आपके सामने आई थिंक 2 नंबर थे, ठीक है। और बोला था कि इन दोनों नंबर्स के बीच में बताइए कि इन दोनों नंबर्स के बीच में ऑप्शन में से ऐसा कौन सा नंबर है जो लाई नहीं करता है। तो 2 नंबर क्या क्या थे आपके सामने? 1/5 और 1/4। 1/5 और 1/4 यहाँ पर 2 नंबर थे। ओके, कौन कौन से थे? 1/5 एंड 1/4 वॉज द नंबर हेयर टू। तो यहाँ पर बताइए 1/5 को क्या लिख सकते हैं आप? 0.2 लिख सकते हैं और 1/4 को क्या लिख सकते हैं? 0.25। अब आपको क्या करना था? आपको करना ये था कि ऑप्शन में जो भी आपके सामने दिया हुआ था फ्रैक्शन में, आपको उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना था। क्या करना था उसको? इसी तरह से देखिए, मैंने 1/5 को डेसिमल में कन्वर्ट किया, 1/4 को डेसिमल में कन्वर्ट किया। इसी प्रकार आप जो आपके सामने ऑप्शंस में फ्रैक्शन दिए हुए हैं उन सभी फ्रैक्शंस को डेसिमल में कन्वर्ट करिएगा और डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद देख लीजिएगा कि इन दोनों के बीच में कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर आपके सामने जो ऑप्शन नंबर बी है वही आपके सामने करेक्ट आंसर होगा। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की क्या बोला था? आपके सामने एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसने बोला कि 2 सिमेट्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है, 2 सिमेट्रिक एक्सप्रेशन है। ओके, एंड व्हाट वी से एक्चुअली इन हिंदी, हम हिंदी में बोलते हैं सममित व्यंजकों का गुणनफल, है ना। 2 सममित व्यंजकों का गुणनफल जो होता है वो क्या होता है? तो सममित होता है ना। 2 सिमेट्रिक एक्सप्रेशन को आपस में जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है? वो सिमेट्रिक होता है। तो सेकंड नंबर का जो आपके सामने आंसर क्या हो जाएगा? वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 3rd नंबर। देखिए क्या है इसमें। यहाँ पर 2 व्यक्ति हैं, ठीक है, 2 व्यक्ति हैं, कृष्णा और सुधीर, ठीक। उनके पास कुछ मार्बल्स हैं। अब हो क्या रहा है कि इन दोनों ने क्या किया कि आपस में मार्बल शेयर किए और उसके बाद जो उनके पास परिस्थिति उत्पन्न हो रही है उस परिस्थिति को बताया है। देखिए क्या पहला केस क्या है यहाँ पर? पहला केस ये है कि जो सुधीर है, देखिए मैं सुधीर को यहाँ पे एस से लिखा हूँ। सुधीर गिव्स 10 मार्बल टू कृष्णा। सुधीर ने अपने 10 मार्बल कृष्णा को दे दिए। तो एक पल के लिए पहले हम ये मान लेते हैं कि कृष्णा और सुधीर के पास मार्बल थे कितने। तो हम मानते हैं कि कृष्णा के पास x मार्बल थे और जो सुधीर है उसके पास y गिनती के मार्बल थे। अब क्या हुआ कि सुधीर ने 10 मार्बल किसको दे दिए? सुधीर ने 10 मार्बल जो है वो कृष्णा को दे दिए। तो अब बताइए कृष्णा के पास मार्बल कितने हो गए? पहले कितने थे? x मात्रा थी, है ना, x गिनती के मार्बल थे। जब सुधीर ने कृष्णा को 10 मार्बल दिए तो अब कितने हो जाएंगे? वो हो जाएंगे x + 10, ठीक, x + 10 मार्बल हो जाएंगे। वहीं पे सुधीर ने अपने 10 मार्बल निकाल के कृष्णा को दे दिए तो सुधीर के पास कितने बचे? y - 10 बचे। उसने बोला ऐसा करने के बाद क्या होता है? ऐसा करने के बाद एक परिस्थिति उत्पन्न होती है दोनों के बीच में। वो परिस्थिति क्या है कि कृष्णा विल हैव नाउ 40 मार्बल मोर देन सुधीर। ठीक है, यही आपके लिखा हुआ है शायद, कृष्णा विल हैव 40 मार्बल मोर देन सुधीर। तो कृष्णा के पास सुधीर से 40 मार्बल ज्यादा हैं। तो बताइए कृष्णा के पास अभी कितने मार्बल बचे हैं? x + 10, ठीक। कृष्णा के पास सुधीर के पास जितने मार्बल है उससे 40 ज्यादा है। देखिए ये कंडीशन बन गई। अब इस जो कंडीशन बनी है इसको सॉल्व करके हम क्या बनाएंगे? इक्वेशन बनाएंगे। तो चलिए एक इक्वेशन बनाते हैं हम। यहाँ से देखिए यदि x + 10 है, इस +10 को यदि हम इस बराबर के इस साइड ले आएंगे तो -10 बन जाएगा।
तो यहाँ से बनेगा -10 + 40 -10 + y। तो बताइए y को आप इधर लेके आएंगे, क्या बन जाएगा यहाँ से x - y बराबर 40 - 20। तो क्या हो जाएगा, बेसिकली हो जाएगा 20। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ गया। ओके, समझ में आया पहला इक्वेशन कैसे आया। अब देखिए हम देखते हैं दूसरा कंडीशन क्या है। दूसरा कंडीशन ये है कि सुधीर ने अपने 40 मार्बल कृष्णा को दे दिए। इस बार सुधीर ने क्या किया, पहले सुधीर ने अपने 10 मार्बल कृष्णा को दिए थे। इस बार बात कुछ और है। इस बार क्या किया उसने, सुधीर ने अपने 40 मार्बल कृष्णा को दे दिए हैं। तो अब बताइए कंडीशन क्या बनेगी यहाँ पर। सुधीर ने अपने 40 मार्बल कृष्णा को दिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, अपने पास कृष्णा के पास कितने मार्बल हो जाएंगे, वो जाएंगे x + 40, और सुधीर के पास कितने मार्बल हो जाएंगे y - 40। तो देखिए सुधीर कृष्णा के पास 40 और बढ़ गए थे तो हमने लिख दिया, और सुधीर के पास इतने थे। अब यहाँ पर एक और परिस्थिति उत्पन्न हो रही है कि कृष्णा विल हैव 5 मार्बल एज मैनी मार्बल एज सुधीर। कृष्णा के पास अब सुधीर से 5 गुना ज्यादा मार्बल्स हैं। क्या बोला है, कृष्णा के पास सुधीर से 5 गुना मार्बल ज्यादा है। इसका मतलब ये कि देखिए कृष्णा के पास कितने हैं, वो है x + 40, सुधीर से 5 गुना ज्यादा है, मतलब 5 मल्टीप्लाई कर देंगे जितने सुधीर के पास है। ओके, तो यहां से क्या बनेगा, ये बनेगा x + 40 बराबर 5y - 5 × 4 = 20 मीन्स 200। आपको क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करिए। x - 5y = यहाँ पर ये कितना है, कितना है 40 है, तो इधर जाएगा तो माइनस क्या बन जाएगा 240। इक्वेशन नंबर 1 बन गई, इक्वेशन नंबर 2 बन गई। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो देखिए 1 और 2 को हम क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। लिख लीजिए x - y = 20 है, और दूसरा क्या है x - 5y = -240। ठीक, अब करना क्या है, दो इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पर x का कोफिशिएंट सेम है, y का कोफिशिएंट डिफरेंट है, तो हमारा काम क्या होना चाहिए, यहाँ पर x को काटना है। इसीलिए देखिए दोनों का जो साइन सेम है, दोनों का साइन सेम है, इसका मतलब यह है कि आप सेपरेट कर दीजिए। सेपरेट करेंगे तो इसके पास माइनस साइन आएगा, इसके पास प्लस साइन आएगा, इसके पास प्लस साइन आएगा। तो यहाँ से x से x कैंसिल, +5y - 5 = 4y बराबर ये 240 + 20 कितना हो जाएगा 260। यहाँ से देखिए y की वैल्यू क्या आएगी, वो आएगी 65। इसका मतलब कि y की वैल्यू 65 है। इसका मतलब सुधीर के पास शुरुआत में कितने मार्बल थे, वो 65 मार्बल थे। और मेरे ख्याल से आपके क्वेश्चन में यही पूछा है कि बताइए सुधीर के पास कितने मार्बल थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आई थिंक माय स्टैंड थोड़ा गड़बड़ हो गया। ओके ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ था। क्वेश्चन क्या है आपके सामने, द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x² + x + 1 = 1 क्या होगा। तो आपके सामने दिया क्या है, x² + x + 1 = 1 है ना। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, बोला है कि इसके सॉल्यूशन निकालिए, है ना। आपको क्या निकालना है, इसके वैल्यूज निकालनी है, मान निकालने हैं। हल क्या होंगे इसके ये पता करना है। बहुत साधारण है, आपको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। देखिए अभी आप देखिए ओलंपियाड का एग्जाम देंगे, कुछ बच्चे दे रहे होंगे, कुछ बच्चों को अभी शायद अभी पता चलेगा, पता चला होगा, और फ्यूचर में भी काफी सारे एग्जाम देंगे। किसी भी बड़ी इंस्टीट्यूट में पहुंचना होता है हमें, या फिर हमें किसी भी DRDO या फिर इसरो में, या फिर मान लीजिए हमें आर्मी में ही जाना है NDA के थ्रू अच्छी पोस्ट में, तो वहां पर आपके मैथमेटिक्स भी आती है, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। और IIT की तो बात छोड़िए, बहुत टफ आता है वो। फिर भी नॉर्मल एग्जाम की यदि हम बात करें, SSC वगैरह भी ले लें, या फिर हम PSC ले लें, UPSC ले लें, है ना, पुलिस के एग्जाम ले लें, वहां पर भी थोड़ी बहुत मैथ पूछी जाती है। इसीलिए आपको अपनी 10th क्लास तक की मैथ बहुत अच्छे से बननी चाहिए। थोड़ा बहुत नहीं बोल रहा हूँ, कैसे बननी चाहिए, बहुत अच्छे से बननी चाहिए। ठीक है, तो भाई देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, आप सभी को पता होगा कैसे सॉल्व करना है। मुझे पता है कि ये वाला क्वेश्चन लगभग 90 या फिर 95% बच्चों से बन गया होगा। 5% होते हैं जिनसे कुछ गलतियां हो जाती है बनते हुए भी, फिर भी मैं जानता हूँ ये वाला क्वेश्चन सबसे बन गया। चलिए फिर भी डिस्कस करते हैं। यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया और बोले कि इसके सॉल्यूशंस क्या होंगे, मतलब x की क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल हैं। पहला तरीका ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कि आप जो ऑप्शंस में वैल्यूज दी हुई हैं, ऑप्शन में क्या क्या वैल्यूज दी हुई हैं, एक दी है 0 और दूसरी दी है -1। देख लीजिए, आप अपने पेपर उठा के देखिए, एक दी है 0, दूसरी दी है -1। ओके, तो ऑप्शन में आपके सामने दो वैल्यूज दी, तो यहाँ पर देखिए 0 रखेंगे तो 1 बराबर 1 हो जाएगा, यदि यहाँ पे -1 रखेंगे तो भी 1 बराबर 1 है। इसका मतलब ऑप्शन A ऑप्शन B दोनों सही है, और C ऑप्शन में दिया हुआ था कि दोनों A और B,
तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। पहला तरीका तो वो है। दूसरा ये तरीका ये कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। यहाँ से देखिए 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से क्या बन जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल्स टू 0। यहाँ से एक्स कॉमा ले लेंगे तो एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से दो केस बनेंगे, ये एक्स बराबर 0 होगा या फिर एक्स प्लस 1 बराबर 0 होगा। एक्स बराबर 0 ये तो आ गया, एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 बराबर 0 का मतलब क्या होता है, एक्स बराबर -1। तो ये देखिए ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था आपके सामने। चलिए अब हम देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ओके, अगले क्वेश्चन में आपके सामने ये जो है आपका स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है आपको, माध्य अनुपाते माध्यिका दी है, मीन्स मीन बाय मीडियन का रेशियो दिया है। कितना है बताइए, 5/7 है, आप अपने पेपर में देख सकते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ ये है, वो हम लिख लेते हैं हमेशा। उसके बाद देखिए क्या दिया है, उसके बाद पूछा क्या है कि मोड बाय मीन क्या होगा, ठीक है, बाहलक बटे माध्य क्या होगा, वो पूछा हुआ है। यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या चीज जरूरी है, वो चीज है कि आपको एक रिलेशन पता होना चाहिए। वो रिलेशन क्या होता है आपके सामने, वो रिलेशन होता है मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। क्या होता है देखिए, मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ठीक है। बहलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, ये होता है एक रिलेशन, और ये आपको पता होना चाहिए, तभी इस क्वेश्चन का आंसर आप निकाल सकते हैं। चलिए यदि आपको ये रिलेशन पता है, आपको दिया क्या है, माध्य बटे माध्यिका, आपको निकालना है मोड बाय मीन। तो देखिए यहाँ पर मोड लिखा है, इसको डिवाइड कर दीजिए मीन से। तो ये दोनों साइड मीन से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, दोनों साइड हम कर देंगे मीन से डिवाइड। तो ये देखिए ये क्या बन के आएगा, यहाँ से वो बन के आएगा मोड बाय मीन, यही हमको चाहिए, एक बराबर 3 मीडियन डिवाइड बाय मोड माइनस ऑफ 2 मीन बटे मीन, वो हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ से आपका -2 हो गया। ओके, अब आपको देखिए मीड बाय मोड मीडियन, सॉरी यहाँ पर मोड नहीं है, यहाँ पर ये मीन है। ओके, मीडियन बाय मीन क्या होगा, तो देखिए आपको मीन बाय मीडियन दिया हुआ है, आपको क्या बताना है, आपको दिया यहाँ पर यूज क्या करना है, मीडियन बाय मीन वो यूज करना है। तो चलिए कर दीजिए। यहाँ से देखिए मीडियन बाय मीन क्या बनेगा, इसको उल्टा कर देंगे, उल्टा कर देंगे तो कितना बनेगा, 7/5 बनेगा। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए मोड बाय मीन बराबर क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाइड बाय 7/5 माइनस 2। तो देखिए यहाँ से क्या बनेगा, ये बनेगा 21/5 माइनस 2, तो ये क्या बन जाएगा 11/5। इसका मतलब ये है कि मोड रेशियो मीन क्या होगा, 11/5। और देख लीजिएगा कि कौन सा ऑप्शन आपका सही है, 11/5 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन आपका है कौन सा, 6th क्वेश्चन। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है वो समझने की कोशिश करते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे बोला है कि आपके पास कुल 90 कार्ड है, 90 कार्ड है, ठीक है। अब करना क्या है 90 कार्ड के साथ, आपके पास है 90 कार्ड कुल मिलाकर। आपने क्या किया कि 110 से 199 तक की संख्या सभी कार्डों में लिख दी एक एक करके, ठीक है। आपने सभी कार्डों में 110 से लेकर 199 तक की संख्या लिख दी, ठीक है, सभी 90 कार्डों में। अब उसने क्या बोला है कि हमें प्रायिकता निकालनी है, मीन्स हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि ये बताइए कि जो हम रैंडमली उसमें से कोई भी कार्ड सेलेक्ट कर दें। क्या बोला मैंने, यहाँ से रैंडमली मैं कोई भी, मतलब 90 कार्ड में से कोई भी रैंडमली कार्ड सेलेक्ट कर दूं, प्रायिकता बताइए कि वह परफेक्ट स्क्वायर वाला कार्ड ना होगा, ठीक है, पूर्ण वर्ग वाला कार्ड नहीं होगा। तो आपको यहाँ पर क्या पता करना है कि प्रोबेबिलिटी पता करनी है कि यदि हम कोई भी 90 कार्ड में से कार्ड निकालें तो वो जो कार्ड आए, है ना, मतलब 90 कार्ड में से कोई भी कार्ड निकालें तो जो कार्ड फंसे उसकी प्रायिकता क्या होनी चाहिए कि वो परफेक्ट स्क्वायर वाला कार्ड ना हो, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले हम ये पता कर लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी प्रायिकता क्या होगी कि हम कोई कार्ड निकालें वो परफेक्ट स्क्वायर वाला हो। तो चलिए निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर बताइए कि 110 से लेकर 199 के बीच, है ना, 110 से लेकर 199 के बीच कितनी परफेक्ट स्क्वायर नंबर आते हैं, ये बताइए आप। तो देखिए सबसे पहला जो परफेक्ट स्क्वायर आता है वो होता है 11 का स्क्वायर। कौन सा होता है वो, 121 होता है।
ठीक है, 110 से 199 के बीच निकाल रहे हैं। दूसरा है 12 का स्क्वायर जो कि 144 होगा। तीसरा है आपके सामने 13 का स्क्वायर जो कि 169 होगा। और चौथा क्या है आपके सामने 14 का स्क्वायर जो कि आपके सामने 196 होगा। ये आपके सामने चार परफेक्ट स्क्वायर होते हैं 110 से लेकर 199 के बीच में। तो बताइए नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर है ना, परफेक्ट स्क्वायर की संख्या कितनी है ना, परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबर की संख्या कितनी है, वो है 4। तो बताइए प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी यहां से, प्रोबेबिलिटी कि हम कोई भी कार्ड रैंडमली सेलेक्ट करें, प्रोबेबिलिटी हम रैंडमली कोई भी कार्ड सेलेक्ट करें कि उसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 4/90। इसका मतलब 2 देखिए 2 कितना हो जाएगा 45। ओके, तो ये हमने वो प्रोबेबिलिटी निकाली है कि कार्ड क्या होना चाहिए, वो पूर्ण वर्ग होना चाहिए, मीन्स आपके सामने परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। ओके, हमसे क्वेश्चन ने क्या पूछा है, वो प्रायिकता, वो वाली प्रायिकता पूछी है जो कि परफेक्ट स्क्वायर ना हो। तो देखिए जब हमें किसी चीज के होने की पॉसिबिलिटी पता होती है ना, जब हमें किसी भी चीज के होने की प्रायिकता पता होती है, तो उस केस में यदि हमें ये वो वाली प्रायिकता निकालनी कि ये काम ना हो, ये चीज ना हो, तो उसको हम 1 से घटा देते हैं। चलिए इसको भी यही करेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर ना हो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो 1 - 2 डिवाइड बाय 45 कर देंगे। यहाँ से आ जाएगा 43/45 इज द करेक्ट आंसर। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन नंबर है यहाँ पर, तो ये आपके सामने 43/45 जो होगा वही करेक्ट आंसर होगा। बस आपको सिंपली यहाँ पर प्रोबेबिलिटी निकालनी थी, प्रायिकता इस प्रकार हम निकाल लें। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अगले क्वेश्चन में बोला है कि एक व्यक्ति है बाला, उसने फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट खोला है, सावधि जमा खाता खोला है 2 साल के लिए, और उसने कितना बैंक को दिया हुआ है, 12,000 रुपए बैंक को दिए। अच्छा, बैंक को कितना दिया उसने, 12,000 रुपए दिए। ओके, अब वो बोल रहा है कि इंटरेस्ट कितना रख रहा है, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है उसका। बैंक ने बोला कि हमको आपको 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे हैं, आप हमारे यहाँ आके खाता खोलिए। बहुत सारे बैंक आपको बहुत लालच देंगे, ठीक है। देखिए एक और चीज आपको मैं बताता हूँ थोड़ा इससे हट के। बैंक वाले करते क्या है कि देखिए आपसे पैसा ले लिया उन्होंने 12,000 रुपए, लेट सपोज 1 लाख रुपए रखते हैं आपके, या फिर 1 करोड़ रख रहे हैं, और कुछ समय बाद आप देखते हैं कि कुछ थोड़ा बढ़ जाता है, जैसे आपने 1 लाख रुपए रखा है, 1 साल बाद वो 1,10,000 हो जाता है। होता भी है, कई सारे बैंक में होता भी है। लेकिन आप ये सोच रहे हैं क्या वो बैंक वाले आपको फायदा दे रहे हैं, बिल्कुल नहीं, वो आपको बेवकूफ बना रहे हैं। आपका वो 1 लाख रुपए लेकर स्टॉक्स में लगाते हैं, वही 1 लाख रुपए वो 5 लाख रुपए बना लेते हैं, और फिर आपको वो 4 लाख का प्रॉफिट कर लेंगे आपके पैसे से, और उनमें से थोड़ी सी लॉलीपॉप आपको थमा देते हैं। सभी बैंक वालों के कमाने का तरीका एक्चुअली में यही होता है। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा जब आप बड़े हो जाएं और खुद से कमाने लगे, तो आप हमेशा याद रखिएगा कि अपनी कमाई का, महीने की कमाई का 20% आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है, या फिर अलग अलग जगह जहां भी आप इन्वेस्ट करना चाहें इन्वेस्ट करिए। पैसा कभी भी बैंक में मत रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा उसको इन्वेस्ट करिए शेयर मार्केट में या फिर स्टॉक्स मार्केट में। अभी मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ आप 9, 10, 11, 12 कॉलेज बिल्कुल नहीं करना है जब तक आप खुद कमाने न लगे। जब जिस दिन आप खुद कमाने लगेंगे, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि बैंक में रखने से आपके पैसे बढ़ते नहीं हैं, क्योंकि वक्त के साथ साथ महंगाई बढ़ेगी, आपके पैसे घट जाएंगे, ठीक है। इसीलिए आप, एक छोटी सी बात कर रहा हूँ कि आपको अपना जो पैसा है उसको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करिएगा, या फिर एनीवेयर कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते। चलिए हम आते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। क्या है यहाँ पर, उसने बोला कि 12,000 रुपए उसने क्या किया कि डिपॉजिट करवाए हैं, बैंक को डलवाए हैं 20% इंटरेस्ट के साथ, और पूछा क्या है कि उसको कितने का प्रॉफिट होगा 2 साल बाद, है ना। तो यहाँ पर देखिए फॉर्मूला होता है मैच्योरिटी अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट डिवाइड बाय 100 का होल स्क्वायर। जिन बच्चों ने कंपाउंड इंटरेस्ट वाला चैप्टर पढ़ा होगा, 9th में है, 10th 8th में, 7th में, कई बार आ चुका है आपके सामने, कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस आ चुके हैं। वहां पर ये फॉर्मूला मॉडिफाइड बन के ये वाला आता है। इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं डायरेक्टली कि यहाँ पर, है ना, 12,000 रुपए यदि इसने लगाए हैं, 12,000 रुपए बैंक में जमा किए हैं, तो वो 12,000 आपके सामने आगे बढ़कर 2 साल बाद कितने रुपए हो जाएंगे वो देखते हैं। तो यहाँ से देखिए प्रिंसिपल क्या दिया हुआ है, दिया है 12,000 इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, वो 20 है, डिवाइड बाय 100,
यहाँ पर देखिए टाइम का उपयोग नहीं किया, ये फॉर्मूला ही ऐसा है आपके सामने, डायरेक्ट ऐसे ही आंसर आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 12,000 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस ये कितना हो जाएगा 0.2, सही है ना, का होल स्क्वायर। 12,000 मल्टीप्लाइड बाय 1.2। तो आपको बताइए यहाँ से ये यहाँ से कितना बन के आएगा, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, कोई बहुत टफ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से आपके सामने मैच्योरिटी अमाउंट आएगा। ओके, अब आपको क्या करना है, वो लगभग मेरे ख्याल से आपके 17,000 के करीब आएगा, 17,000 करीब, सॉरी यहाँ पर 1.2 का होल स्क्वायर है। ठीक है, कुछ 17,000 के करीब आ रहा होगा, एक बार चलिए देख लेते हैं बात क्या कितना आता है। हाँ, यहाँ पर आपके सामने आता है 17,280। ठीक, ओके, ये आपको सॉल्व करने पर 17,280 आता है, मतलब 2 साल बाद उसके बैंक में उसने 12,000 रुपये डाले थे, 17,280 हो गए हैं। देखिए जनरली ऐसा होता नहीं है, वो किताबों में लिखा है, लेकिन बैंक वाले हमेशा आपको बेवकूफ़ी बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए इतना रुपए हो गया उसके पास, तो बताइए प्रॉफिट कितने का हुआ है ना, उसको प्रॉफिट कितने का हुआ है ये पूछा है, तो अब बताइए पहले कितना था, पहले था आपके सामने 12,000, अब कितना हो गया 17,000, माइनस कर दीजिए, माइनस करेंगे तो क्या आएगा यहाँ से 280, है ना, 5। ओके, तो 5,280 का प्रॉफिट हुआ है उसको 2 साल में, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस प्रकार हम क्वेश्चन को कर रहे होंगे कंपाउंड इंटरेस्ट वाले। देखिए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है अगला वाला आपके सामने, मैं कहूंगा कि ये पहला ढंग का क्वेश्चन है आपके पेपर में, जो कि काफी सोचने वाला क्वेश्चन है, और आपके लेवल में देखूंगा तो एक अच्छा लेवल है क्वेश्चन का, जो कि जिस लेवल के क्वेश्चन आपके पेपर में आने चाहिए, बच्चों को थोड़ा घुमाते हैं क्वेश्चन। यदि हम इसको करने की कोशिश करेंगे तो बहुत ही जल्दी हो जाएगा, तो नहीं जल्दी तो नहीं होगा, थोड़ा टाइम लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सबसे पहले यहाँ पर चीज क्या दी हुई है, कौन सा क्वेश्चन नंबर है देख लेते हैं। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक है, उसने क्या बोला है, पहले मैं क्वेश्चन रीड करूंगा। फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर शीट ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या बोला है, आपके सामने एक स्क्वायर शीट है, ये बना दिया हमने स्क्वायर शीट। जो जो बोलेगा बस मैं वो करता जाऊंगा, देखिएगा आपके अपने आप अंत में आंसर आ जाएगा। थोड़ा टफ क्वेश्चन मैं मानता हूं, कुछ लोगों से नहीं बना होगा, कोई बात नहीं है, सीखेंगे कैसे करना है इस क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पर देखिए आपके सामने एक स्क्वायर शीट है, ओके, जिसकी जो लेंथ है वो क्या है 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर में दिया है कि किस में दिया है, आपके सामने दिया हुआ है, हाँ सेंटीमीटर में ही दिया हुआ है। उसने बोला कि हर कॉर्नर से y सेंटीमीटर का स्क्वायर कट कर रहे हैं। क्या बोला उसने, आपको ये बोल रहा है कि हर कॉर्नर से आप y सेंटीमीटर का स्क्वायर कट कर रहे हैं। तो मतलब मान लीजिए यहाँ से हमने y सेंटीमीटर का एक स्क्वायर निकाल लिया, यहाँ से y सेंटीमीटर का स्क्वायर निकाल लिया, यहाँ से निकाल लिया और यहाँ से निकाल लिया। तो ये जो स्क्वायर है, ये जो स्क्वायर है, मैं आपको इसका डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ। ये जो स्क्वायर है आपके सामने, ये जो वर्ग है, उसकी जो आपके सामने लंबाई है वो है y सेंटीमीटर। ठीक, तो आपके सामने एक वर्ग था, है ना, 8 सेंटीमीटर का, 8 सेंटीमीटर लेंथ का। उसने क्या किया कि हर कॉर्नर से y सेंटीमीटर का एक और स्क्वायर काट के अलग कर लिया। ठीक है, अब उसने बोला कि अब ये जो आपके सामने नई चीज बनेगी, यहां से बताइए कैसा बनेगा, ये आपके सामने ये बनेगा कुछ इस प्रकार से, कैसा दिखेगा बना के देखते हैं। ओके, डायग्राम बुरी आए तो माफ कर दीजिएगा, डायग्राम में उतना अच्छा नहीं हूँ, हाँ लेकिन लगभग लगभग सही मैंने बना दिया है। अब उसने क्या किया, आपके सामने ऐसा कुछ बन के आ गया। ठीक है, अब उसने बोला कि इसकी मदद से मैं क्यूबॉइड बनाऊंगा, क्यूबॉइड बनाऊंगा। ठीक है, तो चलिए क्यूबॉइड बनाते हैं। यहाँ पर कैसा बनेगा, यहाँ से कुछ इस प्रकार बनेगा। वेट बना रहा हूँ, थोड़ा टाइम लग सकता है। ऐसा ऐसा ऐसा, ओके, लगभग सही सही जा रहा हूँ। ऐसा ऐसा, ठीक है, देखिए मैं बना लिया, सही है ना, ऐसा ही बनेगा ना, बहुत बढ़िया। देखिए उसने क्या किया कि इसको फोल्ड करके एक ऐसा क्यूबॉइड बनाया है। ठीक है, दिख रहा है ना आपको क्यूबॉइड, आई थिंक समझ में आ रहा होगा। देखिए अब यहाँ पर ऊपर वाला जो है सरफेस है,
ये रहा ऊपर वाला सरफेस ए बी सी डी, ठीक है। ऊपर वाला सरफेस ओपन है, नीचे वाला क्लोज्ड है। आपने क्या किया, इसको ऐसे उठाया बंद कर दिया, इसको ऐसे उठाया बंद कर दिया, ऊपर कर दिया, इसको ऊपर कर देंगे, इसको ऊपर कर देंगे, कुछ ऐसा दिखेगा। नीचे आपके सामने ये वाली एरिया होगी और ऊपर जो है ओपन है, क्यूबाइड बन गया है, ठीक है। अब उसने बोला है कि इसका वॉल्यूम है ना, इसका जो मिनिमम पॉसिबल वॉल्यूम बताना है। क्या बोला है उसने कि इसका जो मिनिमम पॉसिबल वॉल्यूम है वो है एम। क्या बोला है, मिनिमम पॉसिबल वॉल्यूम, कम से कम जो वॉल्यूम हो सकता है इस क्यूबॉइड का वो कैपिटल यम है, ओके। और आपसे क्वेश्चन ने पूछा क्या है कि बताइए कि y की वैल्यू यदि इंटीजर है ना, यदि y की वैल्यू है ना, इसने बोला m जो है वो क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, है ना। और y की वैल्यू क्या है, यहाँ पर इंटीजर है, y की वैल्यू क्या है, वो इंटीजर है, ठीक। तो आप मुझे ये बताइए कि m की वैल्यू क्या होगी यदि y इंटीजर है और m मिनिमम है। तो यहाँ पर देखिए, अच्छा अब यदि आपने इधर से y काट लिया है, इधर से y काट दिया, तो ये लंबाई कितनी बचेगी, वो बचेगी 8 - 2y, ठीक है, सही है कि नहीं। इसका मतलब ये है कि यदि मैं पूछूं कि ये लंबाई कितनी है, वो क्या हो जाएगी 8 - 2y, ठीक है, ओके। ये वाली लंबाई कितनी होगी, ये वाली लंबाई जो है वो इस वाली लंबाई के बराबर है। तो देखिए ये वाली भी कितनी होगी 8 - 2y, सॉरी ये थोड़ा छोटा बन गया है, थोड़ा और लंबा होना चाहिए, कोई बात नहीं, डायग्राम है, रफ डायग्राम मैं बनाया हूँ, कोई एग्जैक्ट नहीं बनाऊँ। ये वाली क्या हो जाएगी 8 - 2y। अच्छा अब जो हमने फोल्ड किया, तो फोल्ड किया तो ये वाली लंबाई कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी y। तो आप मुझे बताइए कि कोई क्यूबॉइड है जिसका क्रॉस सेक्शन है ना, क्रॉस सेक्शन क्या है 8/y मल्टीप्लाइड बाय 8 - 2y मल्टीप्लाइड बाय y, ठीक है। ये आपके सामने क्रॉस सेक्शन है। तो आप मुझे ये बताइए कि वॉल्यूम क्या हो जाएगा, m बराबर है ना, तीनों साइड का जो आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, ठीक है। आपके सामने तीन हमें डायमेंशंस दिए हुए हैं। मैक्सिमम क्यूबॉइड में कितने डायमेंशन पॉसिबल हैं, मैक्सिमम 3 डिफरेंट डायमेंशन पॉसिबल है। तो हमने क्या किया, तीनों डायमेंशन का मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाता है, उसका वॉल्यूम आ जाता है। तो यहाँ से आपके सामने क्या बन जाएगा, ये आपके सामने बन जाएगा 8y माइनस 2y का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय y। अब उसने बोला है कि, उसने क्या बोला है आपको, उसने आपको यहाँ पर बोला है कि y क्या होगा, आपके सामने कोई इंटीजर ही हो सकता है, ठीक है। अब आप मुझे बताइए कि इसकी जो है मिनिमम वैल्यू क्या होगी, है ना, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो मिनिमम वैल्यू, उससे पहले आप ये जान लीजिए कि यहाँ पर है ना y कोई इंटीजर और m की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए। तो m की वैल्यू लगभग क्या होनी चाहिए, 0 के बराबर होनी चाहिए, लगभग क्या होना चाहिए, यहाँ पर 0 के बराबर होना चाहिए। तो एक काम करेंगे, इसको हम 0 के बराबर कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से 0y = 0 हो जाएगा और ये आपके सामने ये हो जाएगा, इसका मतलब y = 4। तो y = 4 नहीं हो सकता, एक और चीज याद रखिएगा, y = 4 नहीं हो सकता है, ठीक है। हम यहाँ पर देखिए =0 क्यों किए, हमको यहाँ से ये पता चल जाए कि हम y की वैल्यू 4 से ऊपर नहीं ले सकते हैं। यदि देख लीजिए है ना, तो यहाँ से देखिए y = 4 से हम ऊपर नहीं ले सकते यहाँ पर। तो जो y की वैल्यू होगी हमेशा क्या होगी, वो 4 से कम ही होनी चाहिए। 0 बराबर हमने करके ये पता कर लिया कि भाई y = 4 जो है उसकी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है, y जो है वो 4 से ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक, ये हमको समझ में आ गया। अब आपको क्या करना है यहाँ पर, तो y की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, y की वैल्यू सबसे पहली चीज 4 नहीं हो सकती, 4 कर देंगे तो वॉल्यूम 0 हो जाएगा, वॉल्यूम 0 नहीं हो सकता। दूसरी चीज ये है कि y की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, वो हो सकती है 1, वो हो सकती है 2 और वो हो सकती है 3। मतलब 3 y की वैल्यूज यहाँ पर पॉसिबल है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको क्या करना है कि एक बार 1 रख के देख लीजिए वॉल्यूम कितना आ रहा है। देखिए यदि यहाँ पे हम 1 रख के देखेंगे तो वॉल्यूम कितना आएगा, यहाँ पर देखिए वॉल्यूम आएगा आपके सामने 8 - 2 हो जाएगा 636, ठीक, वॉल्यूम आ गया। यदि आप यहाँ पर 2 रख के देखते हैं, 2 रखेंगे तो कितना आएगा, 2 4 4 4 16 ना, 16 2 32, ओके। और यदि आप यहाँ पर 3 रख के देखते हैं, 3 रख के देखेंगे क्या आ जाएगा 8 - 6 हो जाएगा 2 2 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 क्या हो जाएगा 12। इसका मतलब देखिए कि y क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। तो हमने 3 इंटीजर वैल्यूज निकाल ली। दूसरी कंडीशन क्या बोली थी कि हमें मिनिमम पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y चाहिए।
y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मिनिमम पॉसिबल होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर सॉरी m की वैल्यू क्या चाहिए, मिनिमम पॉसिबल चाहिए। तो सबसे कम m कब आ रहा है, जब y की वैल्यू 3 है ना। जब y की वैल्यू 3 है तब सबसे कम m आ रहा है। इसका मतलब यह है कि y इक्वल्स टू 3 पर आपके सामने m की वैल्यू आएगी 12 जो कि मिनिमम है, और m की वैल्यू 12 जो है वो आपका वो सही आंसर होगा। देखिए अगला क्वेश्चन जो हम बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आपके सामने क्या दिया हुआ है, आपको 3 पॉइंट दिए हैं, ठीक है। 3 पॉइंट दिए हैं और बोले हैं कि ये 3 पॉइंट कोलिनियर हैं। कोलिनियर का मतलब क्या होता है कि वो एक ही लाइन में एग्जिस्ट कर रहे हैं। मान लीजिए एक लाइन है ऐसे, ठीक है। यहाँ पर आपके सामने पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, पॉइंट सी है। यदि ये पॉइंट ए है, बी है और ये सी है, उसने बोला वो एक ही लाइन में है। तो बताइए कोलिनियर है कोई 3 पॉइंट, ठीक है। तो 3 पॉइंट यदि कोलिनियर है तो उनसे मिलकर कोई कंडीशन बन सकती है क्या, तो उनसे मिलकर एक कंडीशन बन सकती है। वो कंडीशन क्या है कि उन तीनों पॉइंट को यदि मिला दिया जाए तो जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है वो क्या होगा, 0 होगा। सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ, बताइए। यदि मान के चलिए कि आपके सामने इस कोई थोड़ा पॉइंट क्या है, आपके सामने नीचे है, ठीक है। यहाँ से ट्रायंगल बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा, तो कुछ ना कुछ एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा। अब यही पॉइंट जो इसी लाइन में आ जाएगा, तो ये जो अपने सामने दोनों लाइनें हैं वो क्या हो जाएंगी, स्ट्रेट हो जाएंगी। इसका मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि इन 3 पॉइंट से आपको कुछ नहीं करना था, एरिया ऑफ ट्रायंगल की कंडीशन लगा देनी थी। तो देखिए आप सभी ने जो 10th क्लास में बच्चे हैं, 9th क्लास वालों का शायद मुझे नहीं पता उनके सिलेबस में है कि नहीं, लेकिन मुझे इतना पता है कि 10th क्लास के बच्चे जो सिंपली बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, है ना, शायद जो ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, या फिर उन्हें कुछ अच्छी क्वेश्चंस पढ़े होंगे जो आर डी शर्मा जैसी बुक्स लगाए होंगे जिन बच्चों ने 9th क्लास में, उनके सामने भी ये क्वेश्चन आ चुका होगा। 10th क्लास वालों से क्वेश्चन बनना ही बनना चाहिए था, क्योंकि आपके पेपर में, बोर्ड के पेपर में ऐसा क्वेश्चन आएगा ही आएगा। 101% है कि आपका ये कोलिनियर वाली कंडीशन से क्वेश्चन आएगा और के की वैल्यू पूछेगा। तो यहाँ पे आपको करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू 0 कर देना है, ठीक है। आपके देखिए आपको बुक में एक फॉर्मूला दिया होगा, वो फॉर्मूला कैसे बनता है वो भी दिखा देता हूँ मैं। वो बनता है आपके सामने कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तीनों देखिए ए बी सी एक लाइन से मान लेते हैं, 10 14 लिखेंगे, ठीक है। फिर लिखेंगे -3 3, फिर लिखेंगे के -8, ओके। और क्या लिखेंगे, फिर 10 14 वापस से लिख देंगे। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका जो 11वीं 12वीं बच्चे पहुंच जाते हैं वो ऐसे करते हैं, 1 1 1 10 14 -3 3 के -8, है ना। ये करते हैं 11वीं 12वीं वाले बच्चे, ये करते हैं आपके सामने 10th वाले बच्चे, ठीक है, 9 10th वाले बच्चे। तो ये होती है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मेथड, सॉरी डिटर्मिनेंट मेथड होती है ना। और ये आपकी साधारण मेथड है, इससे एक फॉर्मूला बन के आता है, ठीक है। आपने अपने बुक में देख लीजिएगा वो फॉर्मूला क्या होता है, ठीक। मैं इसको डायरेक्टली सॉल्व करता हूँ। इसको कैसे करते हैं देखिए, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते जाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते जाते हैं। तो देखिए 1/2 और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, वो 0 है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ से 10 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस, और जोड़ते जाना है, -3 मल्टीप्लाइड बाई -8 वो क्या होता है +24 प्लस के इंटू 14, तो मतलब क्या हो जाएगा, ये 14 के हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपके सामने पहली चीज तो हो गई, ठीक। हमने ऊपर से नीचे वाली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ली, अब नीचे से ऊपर वाले कर लेते हैं। नीचे से ऊपर करेंगे तो देखिए क्या बनेगा, यहाँ से 10 का इसके साथ करेंगे, के का इसके साथ करेंगे, इसका इसके साथ करेंगे, तो क्या बनेगा, यहाँ से 10 और -8 मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा -80, ठीक। अब बताइए और क्या बनेगा, के और 3 क्या बनेगा, +3 के, -3 और 14 कितना बनता है, 14 3 जा 42, पता है ना 42 होता है, तो यहाँ पे -42 हो जाएगा, ओके। अब देखिए 1/2 है, इसको इधर भेजेंगे तो वो 0 हो जाएगा, वो हट जाएगा। बस आपको क्या करना है, ये इक्वेशन बन गई है, सॉल्व कर लेना और के की वैल्यू निकाल लेनी है। यहाँ से सवाल बहुत ईजी है। मेन पॉइंट क्या था इस क्वेश्चन में, मेन पॉइंट ये था कि आपको ये तरीका पता होना चाहिए 9 10th के बच्चों को कि जब कभी भी 3 पॉइंट कोलिनियर होते हैं तो उसका एरिया ऑफ ट्रायंगल हम 0 कर देते हैं। ये एक तरीका आपको पता होना चाहिए था। हो सकता है कुछ 9th के बच्चों को ना भी पता हो, कोई बात नहीं है। कुछ पेपर में ऐसे भी क्वेश्चन थे जो कि 10th के बच्चों से नहीं बनेंगे, 9th के बच्चों से बनेंगे। वो होते हैं बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, जो आप अभी कंटिन्यूसली पढ़ रहे होते हैं, वो 10th के बच्चे भूल जाते हैं। ज्यादातर बच्चों 90% बच्चों के साथ यही होता है। हम ना जो पिछले साल पढ़ते हैं हम भूल जाते हैं, और आपके लिए कुछ ताजा क्वेश्चन भी थे 9th क्लास के बच्चों के लिए, जो केवल 9th क्लास के ही बन सकता था।
ओके, तो देखिए हम क्या करेंगे यहाँ पर देखिए 10 3 जा 30 हो जाएगा, प्लस 24 प्लस 14 के, ओके, माइनस ऑफ माइनस 80 माइनस 42। अच्छा, तो माइनस के अंदर मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 80 माइनस ऑफ 3 के प्लस 42। ठीक, तो यहाँ से देखिए आपके सामने 14 के और यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस 3 के, वो कितना बन जाएगा 11 के। यहाँ से देखिए 11 के प्लस 30 प्लस 24 प्लस 80 प्लस 42। देखिए अब यहाँ पे सॉल्व कर लीजिएगा, प्लस माइनस नहीं करूंगा, बहुत लंबा आपको वीडियो नहीं तो खींच जाएगा। प्लस माइनस तो आप कर सकते हैं, बेसिक तरीका याद रखिए, बेसिक तरीका कैसे हम करेंगे वो आपको पता होना चाहिए। ओके रा, देखिए अगला क्वेश्चन काफी इजी क्वेश्चन है, जिन बच्चों ने क्वेश्चन पढ़ के समझ लिया होगा और डायग्राम बनाया होगा उन बच्चों के लिए काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन होगा ये। देखिए क्वेश्चन ने बोला क्या है, क्वेश्चन ने आपके सामने बोला है कि आपके सामने कोई ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक, उसके अंदर एक पॉइंट है पी, उसके अंदर क्या है, एक पॉइंट पी है, जो पी है ना। अब देखिए ट्रायंगल एबीसी है, वो कौन सा ट्रायंगल है, बहुत अच्छी बात उसने कह दी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल की क्या होता है कि भाई सारे साइड इक्वल होती है, सारी साइड इक्वल होती है ना। मान लीजिए इक्विलेटरल ट्रायंगल है ए बी सी, उसकी सारी साइड है, मतलब ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू ए सी होगा। ओके, और सभी के सभी जो एंगल हैं, सभी के सभी एंगल कितने होते हैं, वो 60 डिग्री होते हैं। ये दो केस होता है आपके सामने। फिर उसने क्या बोला कि जो पी अंदर पॉइंट है, पी पॉइंट की जो दूरी है वो ए बी ए सी और बी सी तीनों से जो दूरी है वो बराबर है। इसका मतलब ये है कि जो पी पॉइंट है इसके एग्जैक्ट सेंटर में, ये नहीं बोला कि सेंटर में, उसने ये बोला है कि ए सी बी सी और आपके सामने ए बी तीनों से जो दूरी है वो बराबर है, ये बोला है। और फिर क्या बोला है, आपको बोला क्या बोला है यहाँ पर, आपको निकालना है एंगल बी पी सी निकालना है। कौन सा एंगल निकालना है, बी पी सी निकालना है, एंगल बी पी सी निकालना है। तो आप मुझे ये बताइए कि एंगल बी पी सी कैसे निकालेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने हो जाएगा ये, अच्छा ये एंगल पूरा कितना होगा यहाँ पर, ए बी सी कितना होगा, 60 होगा, ठीक है। और इसी प्रकार ए सी बी क्या होगा, वो क्या होगा, 60 होगा। यदि यहाँ पर P जो है वो मिड पॉइंट है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आपके सामने एंगल पी बी सी है ना, कौन सा एंगल, ये वाला एंगल जो है वो कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। उसी प्रकार एंगल पी सी बी है ना, एंगल पी सी बी वो क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। ओके, अब आप मुझे बताइए कि आपको कोई ट्राइंगल है, उसके दो एंगल पता है और तीसरा एंगल फाइंड आउट करना है, तो कर सकते हैं ना आप। तो यहाँ से देखिए एंगल पी बी सी बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस ऑफ एंगल पी बी सी प्लस एंगल पी सी बी। अच्छा ये क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस ऑफ 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री, वो कितना हो जाएगा यहाँ से 120 डिग्री। ये आपका सामने क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये अगले क्वेश्चन की ओर फिर बढ़ते हैं, फिर से महा इजी क्वेश्चन, सीरियसली बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए हम देखते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है, वो 11वें नंबर में बोला क्या है, आपको कहा है कि आपके सामने एक आर्क है, ठीक है, एक आर्क है जो किसी सर्कल से काटा गया है, ठीक। वो जो आर्क है वो अपने सर्कल के सेंटर पर जाकर 30 डिग्री का एंगल बनाता है और उसका जो रेडियस है वो है 42 डिग्री और कहा है कि लेंथ ऑफ आर्क होगा। अरे आप जरूर देख के बोल दिए होंगे तो हम चुटकी में निकाल लेंगे, यूं निकाल लेंगे, है ना। बहुत सभी लोगों को पता होगा कि यहाँ से आपको, है ना, यहाँ से आपको कैसे निकालना है लेंथ ऑफ आर्क ए बी, है ना, पता है ना कैसे करते हैं, एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस फॉर्मूला होता है, सभी ने पढ़ा होगा, ठीक है। कोण इक्वल्स टू ये जो आर्क है उसकी लंबाई डिवाइड बाय रेडियस, ठीक। तो यहाँ पर बताइए आपके सामने एंगल कितना दिया है 30 डिग्री, उसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बटा 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपके सामने पाई बटा 6, ठीक। आपसे क्या बोला यहाँ पर, आर्क की लंबाई निकालनी है, तो आर्क की लंबाई, है ना, लंबाई निकालनी है हमें, है ना, लंबाई निकालनी है आर्क की। तो आर्क की लंबाई बराबर एंगल कितना हो जाएगा, पाई बटा 6 मल्टीप्लाइड बाय रेडियस कितना दिया है 42।
इसको क्या लिख सकते हो आप 1/6। पाई को क्या लिख सकते हो 22/7 लिख सकते हो मल्टीप्लाइड बाय 42। तो यहाँ से हमने पाई को 22/7 लिख दिया, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 7 1 7। ठीक है, तो इसके बाद देखिए 7 5 35, 7 6 42, 6 से 6 कैंसिल। इसका मतलब ये है कि जो आर्क है ए बी उसकी लंबाई क्या हो जाएगी 22 यूनिट हो जाएगी। और आपके सामने देखिए यूनिट क्या दिया हुआ है सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसका मतलब यहाँ से 22 सेंटीमीटर विल बी द करेक्ट ऑप्शन। और एक बात का याद रखिएगा, जो आपके बोर्ड में बच्चे पढ़ रहे हैं है ना, उन सभी बच्चों को आपको एक बात ध्यान रखनी है, जब कभी भी आप क्वेश्चन करें तो हमेशा गिवन लिखना है। सबसे पहला काम क्या करना है आपको, गिवन लिखना है। उसके बाद जो आपका फॉर्मूला पता है वी नो दैट दिस फॉर्मूला इज दिस, और आंसर निकालने के बाद हमेशा याद रखिएगा कि आंसर की हमेशा यूनिट लिखी जाती है ना। मेरे 99 आए थे, मेरे 1 मार्क्स कटे थे, किसमें जानते हो किसमें कटे थे, मैंने यूनिट नहीं लिखी थी। मैंने भी गलती कर दी थी 10th क्लास में है ना, तो मैंने यूनिट नहीं लिखी थी, इस कारण से मेरे 1 मार्क्स काट लिया था उसने। वैसे काटना 1.5 चाहिए था, लेकिन क्या ही बताएं टीचरों का क्या मूड रहता है, उन्होंने मेरे 1 मार्क्स काट लिए। आप याद रखिएगा बोर्ड वाले बच्चे हमेशा यूनिट का ध्यान रखिएगा, यूनिट हमेशा लिखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में आपके सामने क्या दिया हुआ है कि एक क्लास में कुछ बच्चे हैं, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या किया कि मेरे क्लास में कुछ बच्चे थे, मैंने पल्पी ऑरेंज खरीद के लाया और माजा खरीद के लाया, ठीक है। पूरे बच्चों में से 45% बच्चों ने क्या लिया पल्पी ऑरेंज। अब मैंने पहले को दे दी थी, इंस्ट्रक्शन दिया था है ना, ये चेतावनी दे दी थी कि कोई दो पल्पी ऑरेंज और माजा दोनों कोई नहीं लेगा, दोनों में से कोई एक ही पिएगा। ठीक, मैंने कहा कि दोनों को ही कोई नहीं लेगा, दोनों में से कोई एक ही पी सकते हो। और एक और एक चीज़ आपको बताना है, जहाँ पे जिस एरिया में मैं रहता हूँ ताड़ेपल्ली गुड़ा मध्य प्रदेश में, यहाँ पर आपके ना पल्पी ऑरेंज ज़्यादा बिकता है, माजा वगैरह आप कम देखेंगे। यहाँ पर मोस्टली जो शॉप्स में पल्पी ऑरेंज बहुत बिकता है, मैंने नोटिस किया है और काफ़ी जगह देखा भी है। यहाँ पे ऑरेंज भी काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए पल्पी ऑरेंज काफ़ी सस्ते में मिल जाता है आपको, और मार्केट में आपके ऑरेंज के जूस भी काफ़ी सस्ते में मिलते हैं। चलिए इस बात को क्या रखते हैं, क्वेश्चन पे वापस आते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है कि मेरे क्लास में कुछ बच्चे हैं, मैंने उनको बोला कि देखो मैं पल्पी ऑरेंज और माजा दोनों लोग लेके आया हूँ। तो उन्होंने क्या बोला, मतलब मैंने इंस्ट्रक्शन दिया कि दोनों में से कोई एक ही ले सकते। तो बच्चों ने क्या किया है ना, बच्चों ने क्या किया, तो देखिए 45% बच्चों ने क्या लिया पल्पी ऑरेंज पीना सही समझा कि भाई नई नई चीज है ना, नई नई चीज है, माजा तो बहुत पिए हैं, पल्पी ऑरेंज पी लेते हैं। मुझे पता है आपने पल्पी ऑरेंज पिया होगा बेसिकली, लेकिन वो उतना अच्छा में होता नहीं है ना। जो यहाँ हमारे यहाँ मिलता है वो ज़्यादा अच्छा रहता है, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने 45% बच्चों ने सोचा कि पल्पी ऑरेंज पी लेते हैं, ओके। अब बचे हुए है ना, बचे हुए क्या बोला उसने, बचे हुए बच्चों में से 90% बच्चे, ठीक है, बचे हुए बच्चों में से 90% बच्चों ने माजा को चुना, कि बोला कि भाई हम माजा पियेंगे, माजा पियेंगे, ठीक है। क्या बोला, हम तो भाई माजा ही पियेंगे, बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है। कैटरीना कैफ भी पीती है, नहीं वो तो स्लाइस पीती है, हटाइए, है ना। आलिया भट्ट पीती है ना, आलिया भट्ट भी माजा पीती है, खूबसूरत हो गई, हम भी पी लेंगे। तो क्या बोला बचे हुए बच्चों ने कि हम तो माजा पियेंगे। अब पूरे बचे हुए बच्चों ने नहीं पिया, बचे हुए बच्चों के में से 90% बच्चों ने माजा लिया, और कुछ बच्चे बोले सर जी हमारा है पेट खराब, हमारा है पेट खराब, हम नहीं पियेंगे। तो कुछ बच्चों ने बोला हटाओ यार, क्या पल्पी ऑरेंज माजा पीना है, घर जाके रोटी सब्जी भात दाल खाएंगे, वही ज्यादा बेहतर होता है। तो देखिए अब आप देखिए हम काम करते हैं, हमने क्वेश्चन को समझ लिया है, अब हम क्वेश्चन का में काम करते हैं। मैं एक पल के लिए मान लेता हूं कि क्लास में 100 बच्चे थे। ये कैसी बातें कर रहे हो आप, कैसे मान सकते हो क्लास में 100 बच्चे हैं, है ना, हमको नहीं पता, क्वेश्चन में नहीं दिया, आप कैसे मान सकते हो। देखिए हमेशा क्वेश्चन में या तो आप क्वेश्चन में एक एक्स मान के सॉल्व कीजिए तो भी आंसर आ जाएगा, या तो आप 100 मान लीजिए। दो कंडीशन है ना। 100 मानने वाला केस बहुत अच्छा रहता है, जब कभी भी ऐसे मतलब परसेंटेज में बात की जाए, तो परसेंटेज में मतलब ऐसे परसेंटेज में बात की जाएगी तो लगभग आपको क्या करना है, 100 मान के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करनी है, वहां से आसानी से आ जाएगा। ऐसा नहीं बोला कि एक्स मानने से नहीं आएगा, एक्स मानने से भी आंसर आएगा, लेकिन आपको क्या करना है, यहाँ पर जब कभी परसेंटेज की बात करेगा तो आपको 100 मान के सॉल्व करना है। तो उसने क्या बोला है कि इस क्लास में मैंने मान लिया 100 बच्चे क्लास में, है ना, तो
यदि क्लास में 100 बच्चे हैं तो 100 में से जो 45% बच्चे हैं, ठीक है, 45% बच्चे उन्होंने क्या यूज किया, पल्पी ऑरेंज की मांग की, है ना। तो पल्पी ऑरेंज कितने बच्चों ने पिया, 45% बच्चों ने पिया। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने आ जाएंगे, कुल स्टूडेंट की संख्या, है ना, मैंने 100 माने तो 100 में से कितने बच्चे जो पल्पी ऑरेंज पियेंगे, वो हो 45% बच्चे होंगे। ठीक, ये हो गया। अब देखो उसने बोला कि बचे हुए बच्चों में से, तो बचे हुए कितने बच्चे हैं, देखिए 45 बच्चों ने, है ना, 45 बच्चों ने पल्पी ऑरेंज लिए, तो बचे हुए कितने बच्चे हैं, वो है 55 बच्चे बचे हुए हैं। अब देखिए 55 बच्चे बचे हैं, तो इनमें से जो 90% बच्चों ने बोला कि हम माजा पियेंगे, तो देखिए यहाँ से निकाल लीजिए, माजा पी रहा है भाई, माजा पी रहा है, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके सामने 99 डिवाइड बाय 2, इसका मतलब आपके सामने 49.5। तो मतलब देखिए 49.5 तो कोई नंबर नहीं है, ये तो क्या है, इंटीजर है। तो देखिए मैंने पहले ही बोल दिया कि भाई मैं 100 मान रहा हूँ, 100 बच्चे नहीं होंगे क्लास पे, मुझे नहीं पता कितने हैं, 200 300 400 1000 2000, मुझे नहीं पता, मैं 100 मान के चल रहा हूँ। माना मैंने इसलिए है क्योंकि फाइनली भी परसेंटेज में पूछ रहा है, कि फाइनल नंबर पूछता ना, है ना, अंत में क्या पूछता आपके सामने, नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछता तो मैं एक्स मान लेता, लेकिन फाइनल आंसर जो है परसेंटेज पूछ रहा है, इसलिए मैं 100 मान के चल रहा हूँ। तो देखिए 45 बच्चे जो हैं वो आपके सामने पल्पी ऑरेंज पे रहे हैं, 49.5 बच्चे जो हैं वो आपके सामने माजा पी रहे हैं। क्वेश्चन ने बोला क्या है कि कितने परसेंट बच्चे जो हैं वो कुछ नहीं पी रहे हैं, कितने परसेंट बच्चों का पेट खराब है, उनका मूड नहीं है। तो देखिए टोटल है आपके सामने 100 हैं, उनमें से आप घटा दीजिए कितने बच्चे नहीं पीना चाह रहे हैं, तो 45 प्लस 49.5, 49.5। तो यहाँ से आप यदि इसको घटाएंगे तो क्या बनेगा, यहाँ से देखिए 45 प्लस 49.5 क्या हो जाता है, ये आपके सामने हो जाएगा 94.5। इन दोनों को सेपरेट करेंगे तो क्या आएगा 5.5। इसका मतलब यह है कि 5.5 ऐसे बच्चे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट 5.5 नंबर ऑफ स्टूडेंट ऐसे बच्चे हैं जो कि कुछ नहीं पीना चाहते। तो बताइए परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट कैसे निकालेंगे, देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट डिवाइड बाय इनिशियल स्टूडेंट, है ना, पहले मतलब कितने बच्चे नहीं पी रहे हैं और कुल कितने बच्चे हैं, है ना, यही है ना, कितने नहीं पी रहे हैं और डिवाइड करना पड़ता है कुल कितने हैं मल्टीप्लाइड बाय 100। तो यहाँ से 5.5% ऐसे बच्चे हैं जिनका मूड नहीं है कुछ पीने का। मैं